अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और नाजरीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। जी हाँ, आज जो है वीकेंड हो चुका है। और वीकेंड होने के साथ ही साथ जो है, अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो मज़ीद संगीन, कहते हैं ना, संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। ऑयल काफ़ी ऊपर जा चुका है। जी हाँ, जिसकी वजह से जो है हम मार्केट में प्रेशर तो देख ही रहे हैं बिल्कुल। और अगर लोकल मार्केट की बात की जाए तो वो भी रोज़ के हिसाब से जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इन्फ्लेशन के क्या मामलात रहेंगे आने वाले टाइम में, इसको देखना है। रिजल्ट सीजन है और साथ ही साथ जो है ये सिचुएशन है जो कि पता नहीं अभी कितनी जो है प्रोलॉन्ग होने वाली है। ऐसे में अभी क्या स्टांस होना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा लगता है कि बस यहाँ पर हमने एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, ये थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए। मज़ीद इंडेक्स जो है वो अपना, वो कहते हैं ना कि एक लेवल वो ब्रेक करने वाला है। ऐसी क्या सूरत हाल आने वाली है। ये सारी बातें करेंगे, बड़ी कंफ्यूजन है चीज़ों में। उसके ऊपर हम सारी आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ फैसल हफीज़ साहब, जो कि सीईओ हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स में। यस, और उनसे हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नादिया। इनवाइट वालेकुम करने सर। का शुक्रिया दोबारा से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माई सेशंस वंस अगेन। सर, अभी जो है क्या लग रहा है, मार्केट जो है दोबारा से जंग जो है वो अपनी पीक की तरफ जा रही है, तो क्या लग रहा है, क्या कौन सा लेवल हम टेस्ट करने वाले हैं? क्या 165 का या 145 दोबारा से हम कहाँ जाने वाले हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मार्केट, जिस दिन हम मार्केट को देखते हैं, हमें मार्केट उस दिन बड़ी डिस्काउंट लग रही होती है, लेकिन क्या मजीद डिस्काउंट होने वाली है मार्केट, क्या लग रहा है? और चूंकि रिजल्ट सीजन भी है, उसका भी हम कोई ऐसा इम्पैक्ट जो है वो देख नहीं रहे हैं मार्केट में। जाहिर है एक भरपूर प्रॉफिट टेकिंग आई हुई है। क्या आप जो है, मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप शेयर करें। अच्छा, देखें अभी जो हम जिस पॉइंट पे खड़े थे हम्म। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, उसके बाद जो चीज सबसे अच्छी हुई है वो हमारी रेटिंग है। तो हम्म। 10 साल की जो रेटिंग है हमारी, समझ लें हम लोग अपनी 10 साल की बेस्ट रेटिंग पे हैं इस वक्त पाकिस्तान। तो आपको पता है, याद होगा जब पहले रेटिंग ऐसी इंप्रूव होती थी, काफी अरसे से हमने रेटिंग इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी खबरें नहीं देखी थी। लेकिन पहले जब ये कुछ बी अर्से पहले सुन रहे थे हम, हाँ अभी हाँ, नहीं। हाँ। लेकिन जब हम बी में आ जाते हैं तो काफी टाइम पहले ऐसा हुआ करता था कि रेटिंग डे पे 2-3 हजार पॉइंट की तेजी हुआ करती थी। एटलीस्ट मार्केट 1 से 3% तक प्लस हुआ करती थी। तो हम्म। सही है, वो हालात जो हुए जिसकी वजह से वो रैली नहीं आ सकी। लेकिन आप देख रही होंगी कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग चल रही है, तो वो अब सेलर्स नहीं है हम्म। पाकिस्तान में। तो ये जो डिप है, इस पे जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो हम्म। एक तो रेटिंग है और दूसरी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है। तो उस तरह से नहीं है कि वो सेल कर रहे हो और लोकल इंडिविजुअल्स खरीद रहे हो। इंडिविजुअल्स तो आपको, ये बात आप हमेशा देखती होंगी कि हर डिप पे इंडिविजुअली बाइंग कर रहे होते हैं। हाँ। इंस्टीट्यूशन में क्योंकि म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ता है जबरदस्ती, उसका अपना डिसीजन ना भी हो बेचने का, तब भी अगर रिडेम्पशन आएगी तो उसको बेचना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन में सिर्फ म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहा है हम्म। और इंडिविजुअल्स तो बाइंग साइड पे ही होते हैं, गिरती हुई मार्केट में वो लेते हैं और फिर बढ़ती हुई में बेचते हैं। वो तो ले ही रहे हैं। और दूसरा जो 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 सबसे बड़ा चेंज है वो कॉर्पोरेट, फॉरेन कॉर्पोरेट की बाइंग है। तो ये हम्म। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अब ये बेस कैसे बनाएगी ये यहाँ पे, तो 145 तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि होने को तो देखें, अगर पाकिस्तान पे एक ईरान से रॉकेट आके गिरा तो शायद अगले दिन ही 145 हो। तो लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है सारे मामलात को। हouthis को धमकी भी दे दी और साथ में निगोशिएशंस भी हो रही हैं। तो अपेरेंटली कोई ऐसा जज्बाती काम पाकिस्तान भी नहीं करेगा जिससे
हम लोग भी जंग में आ जाएं। और मीडिएटर का रोल अच्छा प्ले कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और अब 145 या वो लेवल काफी मुश्किल है। रिस्क इंडिकेटर है 165 पे, खुदा न खास्ता वो ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में कोई काम नहीं करना चाहिए। उससे ऊपर फिर वही है, रूटीन है मार्केट की। करेक्शन होती है फिर चलती है। हम्म और हम्म ठीक है, करेक्शन थोड़ी लंबी हो गई है। सही। और सर अभी टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो नए टैरिफ लगाए गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट जो है मार्केट की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें क्या आने वाले टाइम में आएगा? नहीं नादिया, मैं इस पे अपडेटेड नहीं हूँ। अच्छा चलें, कोई मसला जी। नहीं है। और जो है मुझे ये बताएं सर, अभी जैसे कि रिफाइनरीज जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिफाइनरीज एक्टिव हुए हुए हैं। क्या पॉलिसी आने वाली है, पॉलिसी की कोई खबर है? और जो है क्या वजह है, और जो है इसका अभी क्या आगे जो है आउटलुक आप देख रहे हैं इस सेक्टर का? देखिए, रिफाइनरीज में मार्जिन से चलता है। हम्म। और मार्जिन जो है वो, दोबारा वॉर शुरू हो गई, दोबारा मार्जिन्स बहाल हो गए। हाँ। पहले मार्जिन्स आपने देख लिए थे पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी टाइप की कंपनीज में भी, हम्म कितने जबरदस्त प्रॉफिट्स आए थे। चले, अटक रिफाइनरी तो प्रॉफिट ही करता है, हम्म लेकिन बाकी भी वापस आ गए। एनआरएल, एन पीआरएल और सिनर्जी भी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छे हो गए। तो अगर एक और क्वार्टर इनको अच्छे मार्जिन्स का मिल गया तो फिर आप किस तरफ जाएंगे ये तो, क्योंकि ये तो जब प्रॉफिट करते हैं तो ये बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट करते हैं, 15-15 रुपए का ईपीएस। तो एक बड़ा नंबर आ जाता है इनके प्रॉफिट्स में। तो हम्म मैं एक दोबारा से, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं और उसकी वजह से एक रैली है। पॉलिसी भी आ जाएगी, मुझे अब अपेरेंटली लगता है कि ये हम्म जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है, इससे हम लोग निकाल रहे हो पॉलिसी ना बना रहे हो। इसमें दो बातें हैं। एक तो आईएमएफ की चीजें हमने इतनी अच्छी मीट की हैं कि अगर हमने आपको टैक्स कंसेशन देना हो तो शायद अब हमारे पास ये स्पेस है कि आईएमएफ हमें मना ना करे। और दूसरा, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इतना चेंज हुआ है ईरान के बाद, तो भी शायद आईएमएफ हमें स्पेस दे, क्योंकि हमारी जरूरत अब मिडिल ईस्ट की उन कंट्रीज को है जो यहाँ पे एक स्टेशन बना सकती है पाकिस्तान में। तो वो एक स्टेशन पाकिस्तान में बन सकता है, और बनाने की अब जरूरत भी होगी। जैसी चीजें कूल होंगी तो ये सोचेंगे कि ऐसी 4-5 कंट्रीज होनी चाहिए जिनको फर्दर डाइवर्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिनमें पाकिस्तान तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर सर मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि ये सिनेरियो आपने कहा सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि रेटिंग भी बहुत अच्छी आई है। और ऑल ओवर अगर हम देख रहे हैं सिनेरियो, एक हमारी मार्केट के हिसाब से चीज़ें सही हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के वो तो बढ़ के आएंगे, साथ ही साथ जो है जो पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, उसमें क्या लग रहा है कि जो है उसमें क्या मेंटेन रहेगा, क्योंकि कम तो अब नहीं होगा, मेंटेन रहेगी ये चीज? इन्फ्लेशन तो देखें अक्टूबर की, ये हम्म जुलाई की 9% आ रही है, तो विच इज वेरी गुड। और अभी आपने एसपीआई भी देख लिया, वो आई है तकरीबन 9.5 के करीब। हम्म तो अभी जो वो जो तो इन्फ्लेशन में तो एक रिलीफ है। जब जिस तरह से आवाम के लिए तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंबर कैलकुलेट होता है उस वो नंबर तो हाई नहीं आएगा। तो 9, 9.25% या 9.5% मैक्स इन्फ्लेशन आपको नजर आएगी जुलाई की। तो वहां तो कोई मसला नहीं है, 11.5% पॉलिसी रेट, 9.5 इन्फ्लेशन। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने जैसे लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी कहा था, अक्टूबर तक ये वाला रिलीफ रहेगा। हम्म और अक्टूबर तक इन्फ्लेशन जो है $100 ऑयल पे भी 10 10 10 10.5% से क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन चले, अगर 120 150 ऑयल हो गया तो फिर एक अलग बात है, लेकिन $100 ऑयल पे भी हम लोग जो है वो सरवाइव। इन्फ्लेशन में सही होंगे। तो अच्छा। इंक्रीज की तो कोई बात नहीं लगती इस वक्त ना। हम्म जो है वो लगता है कि मतलब कोई खराब इन्फ्लेशन का नंबर भी नहीं लगता, लेकिन सवाल यही है कि सितंबर से पहले सब रिजॉल्व हो जाए। और सर जैसे कि अभी ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं,
अगर लोकल पेट्रोल को देखा जाए वो भी डेली के हिसाब से अभी बढ़ ही रहा है, जो एक डिसीजन था। इसमें जो ऑयल कंपनीज हैं, इनकी इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि हम सब जानते हैं। लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस आ नहीं रही है मार्केट में उनकी, उन स्टॉक्स की, उन आइटम्स की भी परफॉर्मेंस उस तरह से सामने नहीं आ रही है। क्या बाद में आएगी, क्या वजह है, थोड़ा सा मैं इसके हवाले से भी बताएं। अब यहाँ पे देखिए एक अंदाजा ही बता सकते हैं। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जून का रिजल्ट तो बहुत खराब आना है और हम्म। इन्वेंट्री लॉस आना है। तो जून तक तो प्राइस बहुत कम थी, अब जुलाई में प्राइस रिकवरी हुई है। तो हम्म। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको कैसे करेंगे? क्या जून का जब लॉस आएगा तो एक अच्छी मंदी करेंगे इसमें और फिर तेजी आएगी? या फिर जैसे ही लॉस की नंबर्स फाइनल होंगे ये लोग प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देंगे? अब ये तो मार्केट बताएगी, चार्ट्स बताएंगे। फिलहाल तो अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रही है पीएसओ जैसे स्टॉक्स पर। हम्म। प्राइस गिर नहीं रही है, स्टेबल है। और लेकिन ये है कि सबके दिमाग में होना चाहिए कि एक शॉक दिया जा सकता है प्राइस को, और वो इसलिए कि जून के रिजल्ट तो खराब ही आएंगे। सही। और जो है यहाँ पर एचबीएल का पूछा है कि एचबीएल का भी जरा बता दें। बैंक्स के साथ वही प्रॉब्लम है जब वॉर शुरू होती है, क्योंकि इन्होंने अपने बुक्स में बहुत ज्यादा आ, ऐसी सिक्योरिटीज ली हुई हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं। तो हम्म। जब सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म होती है तो उस पर लॉस आता है। तो जैसे ही जब मार्केट ये रिवर्स होती है और उसमें लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो सिक्योरिटीज इनके पास पुरानी पड़ी होती हैं, इंटरेस्ट रेट नया हो जाएगा अगर बढ़ा हम्म। हुआ, तो इनको एक कैपिटल लॉस आता है। तो जो बैंक जितना एक्सपोज है उसको इतना मसला है। एचबीएल इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं है, यूबीएल बहुत ज्यादा एक्सपोज है। तो यूबीएल की आप प्राइस देखती हैं बहुत ज्यादा गिरती बढ़ती है जंग के हम्म। मामला से। तो इसी तरह से जो है वो नेशनल बैंक भी शायद बहुत एक्सपोज है। तो ये वाले मामलात हैं, एचबीएल के साथ इतने ज्यादा नहीं है ये मामला। सही। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका सवाल है। जी सुमैया, अपना सवाल कीजिए। सलामकुम। जी वालेकुम। वालेकुम मुझे सर। के बारे में पूछना था। मेरे पास 532.96 पर है। स्टॉक दोबारा बताएं, आपकी आवाज दोबारा सही आपकी नहीं। आवाज कट रही है। एफएफसी के बारे में पूछना था मुझे। एफएफसी, और आपने फौजी उसके बाद क्या बताया आपने? जी, मेरे पास 532.96 की प्राइस पर है। सही है, ठीक है। देखिए, एफएफसी वो चीज है जो कोई लिए बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें तो जैसे ही उनके पास पैसे आएंगे तो उनको एफएफसी में तो डालने ही डालने हैं। अभी क्योंकि म्यूचुअल फंड की ही सेलिंग है तो इस तरह से बाइंग आ नहीं रही। लेकिन जिस वक्त मार्केट चलेगी और म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एफएफसी ना बढ़े, लकी ना बढ़े, ओजीडीसी ना बढ़े, पीपीएल ना बढ़े। पीपीएल चले छोड़ सकते हैं लोग, लेकिन एंग्रो एच ना बढ़े। तो ये टॉप 5 इंडेक्स की कंपनीज है, मारी ना बढ़े, ये नहीं हो सकता। और पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये टॉप 5 हैं। अगर आप ये 30% ऑफ द इंडेक्स ही नहीं खरीदेंगे या 35% ऑफ द इंडेक्स ही नहीं खरीदेंगे तो आप फिर अंडर परफॉर्म कर जाएंगे, और यही अगर निकल जाए तो ये तो ऐसी कंपनीज हैं जो सीधा सीधा अगर पैसा आएगा मार्केट में तो यही जाना। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, आपका और कोई क्वेश्चन? जी सर, मारी के बारे में बता दें। मेरे मारी ने पास हाई आपने प्राइस देखा पर होगा है वो। आज। आज हमारी जो कंपनीज है ना, सेवन देखिए। हंड्रेड प्लस पर। जी जी। हमारी जो कंपनीज हैं जो जिनके पास पैसे बहुत हैं, उनके सामने अभी 3 बिजनेस नजर आ रहे थे उनको। एक उनको नजर आता है माइनिंग, एक हमारी पहली दफा एक नए बिजनेस में गया है, वो डाटा सेंटर का बिजनेस है। और तीसरा इनको नजर आता है कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो जिसमें हमारी समझ लें पूरी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आर्मी वगैरह उनका भी जो इस वक्त ध्यान है, वो SIFC का जो ध्यान है वो हमारा इसी में ही है कि ये 3-4 सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए। तो मारी के पास वो सारा एक्सपोजर है। आज उन्होंने नोटिस दिया है कि वो डाटा सेंटर भी बना लिया है उन्होंने। और डाटा सेंटर ऐसे नहीं बनता जब तक आपके पास ऑर्डर ना होना,
आप डाटा सेंटर नहीं बनाते, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हर कंपनी जिसने आपसे काम कराना होता है उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन देना होता है कि उनको डाटा सेंटर कैसा चाहिए। तो जिस तरह से मारी ने इन्वेस्टमेंट की है, लगता है इनके पास कोई बड़ा कस्टमर है और शायद इंटरनेशनल कस्टमर है। तो मारी के लिए तो बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल से ये। पाकिस्तान के पास बिजली बिजली है और उन्होंने डाटा सेंटर बना दिया, डाटा सेंटर पर बहुत बिजली यूज होती है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा विन विन है। तो ये बड़ी कंपनीज अब शायद इस तरफ जा रही हैं। सही। बहुत शुक्रिया सुमैया। अच्छा, ऐसे ये जो अमेरिका से जो है पैसे 10 अरब डॉलर जो है वो बोरो करने की जो न्यूज़ है, कैसे देख रहे हैं इस न्यूज़ को? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्या जो है इसमें फेवर होगा हमारे लिए? थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप अपनी राय दें। इसकी डिटेल आने में फिर राय दे देंगे। अभी तो अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एमओयू हो जाते हैं, बड़े बड़े एमओयूज हो जाते हैं हाँ हाँ और हाँ हाँ। होता कुछ नहीं है इवेंचुअली। देखें, सबसे बड़ी बात नादिया, देखें, रेटिंग बहुत बड़ी चीज है। हम्म। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, रेटिंग बहुत बड़ी चीज है। और रेटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट्स आना या इस तरह के टी बिल में इन्वेस्टमेंट आ जाना या फिर किसी हाँ। कंट्री का हमें लोन दे देना, ये एक बड़ी रेगुलर सी चीज होगी। और एक और रेटिंग नॉच हम ऊपर हो गए तो शायद 15 ईयर बेस्ट पे चले जाएं। तो मेरे ख्याल से ये इसको अंडर एस्टिमेट कर रही है इस वक्त। और शायद टेंशन, मार्केट जो रीजनल टेंशन की वजह से इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही है। सही। जी फैसल साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2 से 3 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना है 20 लाख का। तो कोई 4 से 5 स्टॉक आप रेकमेंड करते हैं? और ये लेवल्स हैं इस जगह पर, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना बना सकते हैं हम, या थोड़ा और वेट कर लिया जाए? थैंक यू। अच्छा, फैसल, मेरे ख्याल से फैसल ही नाम है ना आपका? जी। 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 अच्छा, मैंने अभी बल्कि मैं अपने पास देख रहा था कि मैं अगर पोर्टफोलियो बनाऊं इस वक्त और ब्लू चिप का बनाऊं तो मैं क्या लूंगा। तो आप, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो मैं एक पोर्टफोलियो, पहली बात, उससे पहले पोर्टफोलियो बता देता हूँ मैं अपना। हम्म। लेकिन उससे पहले जो है वो मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये एक रैंडम थॉट है कि हाँ। एक अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है। आ, उससे पहले ये बात कि आपको जो लेना होता है ना, जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आपको ये देखना होता है कि आप सस्ता खरीदने के चक्कर में अच्छी स्टॉक को छोड़ ना दें। और अमूमन अच्छा स्टॉक को आप कह सकते हैं घोड़ा है, और आप जो है उसका अच्छा टाइम चल रहा है। आप बजाय इसके कि वो अच्छा स्टॉक लें, यानी कि घोड़ा लें, आप गधा ले लेते हैं कि वो सस्ता मिल रहा है। तो आपको ये देखना होता है कि आपको अगर पोर्टफोलियो बना रहा है तो घोड़ा गधा दोनों साथ हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गधा भी कभी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसे स्टॉक्स जो नहीं चल रहे होते और सस्ते मिल रहे होते हैं, आमतौर पे वो उनका टाइम ही नहीं होता। उसमें इन्वेस्ट करके बैठना किसी काम का नहीं होता। तो आपको ये देखना होता है कि जो स्टॉक जो है वो आप लें, पोर्टफोलियो बनाए तो मिक्स ऑफ स्टॉक्स लें। अच्छे भी लें जो चल रहे हैं और वो भी लें जो नहीं चल रहे, ताकि जब उनका टाइम आए तो आपके पास एक अच्छा वो हो, एक अच्छी मार्केट को आप मिस ना करें। तो हम्म। मेरे मेरे हिसाब से जो पोर्टफोलियो बनना चाहिए वो बनना चाहिए एंग्रो एच, पपको, ओजीडीसी, लकी, पीपीएल, पीएसओ, डीजीकेसी, साजगार, अटक रिफाइनरी और एसएनजीपी। अगर अब वो अल्लाह जानता है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक वाइल्ड गैस है जो मैं आज ही शॉर्टलिस्ट कर रहा था कि यार क्या पोर्टफोलियो बनाना चाहिए किसी भी नए इन्वेस्टर को। अगर वो 10 स्टॉक में करे तो ये मेरे ख्याल से बनता है। जी। जी सर, इसमें सर अगर हम पोर्शन वाइज इक्वली डिवाइड कर सकते हैं या? आइडियल तो ये है कि इक्वल वेट किया जाए। मुझे इक्वल वेट पसंद है। ऑल इंडेक्स राइट। वेटेज जाया जाया जा सकता है, लेकिन मुझे इक्वल वेट पसंद है। बहुत शुक्रिया फैसल। अच्छा जी, से यहाँ पर सवाल है एसएसजीसी के हवाले से। और उन्होंने बताया कि मेरी 33 की जो है वो बाइंग है, तो उसके हवाले से बताइए।
अच्छा, एसएससीसी का जवाब पूरा तो मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि फिर बोर बहुत हो जाता है। हम्म। तो छोटा सा जवाब देता हूँ। हम्म। और बहुत छोटा भी नहीं होगा इसका जवाब क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है ये। हाँ। आपको पता है एसएससीसी एसएनजीपी दोनों अपने एसेट्स पे कमाते हैं। ये हम्म। खबरें जो भी है ना कि आईएफआरएस इम्प्लीमेंट होगा। हाँ। और आपको पता है सारा मसला वहां से हुआ है जहां से ये खबर लगी है कि आईएफआरएस इम्प्लीमेंट होगा और ये लॉस आ जाएगा इसका बहुत बड़ा। हम्म। और तो इस बात को समझेंगे। एसएससीसी का एक तरफ रिसीवेबल है और दूसरी तरफ पेएबल है। हम्म। मुझे लगता है कि वर्स्ट ये होगा, लॉस तो नहीं आएगा। अगर लॉस आएगा तो दूसरी तरफ पेबल में भी हिट आएगी। अगर इसको कहेंगे कि यार रिसीवेबल को आप 500 अरब के बजाय 300 अरब रिकॉर्ड करो, हम्म। क्योंकि आप इस पे कमा नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं मिल सही। रहा, तो इंटरेस्ट फ्री। लेकिन इंटरेस्ट ना मिलना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना मिलना इसके कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन ओगरा ने मना किया हुआ है। तो ओगरा ने कहा है कि इंटरेस्ट जब क्योंकि पूरी सर्कुलर डेट चेन में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं देगा, कोई इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने पास। तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसीलिए ओगरा ने मना किया हुआ है, इसीलिए एसएसजीसी रिकॉर्ड नहीं करता। हम्म। अब आईएफआरएस कहता है कि आप ऐसी तमाम इनकम को डिस्काउंट पे रिकॉर्ड करोगे, ऐसे तमाम रिसीवर्स को जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हम्म। ये जो गवर्नमेंट से एसएसजीसी को रिसीवेबल है, ये उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक बहुत बढ़िया लॉस लेके। 200-300 अरब रुपए का लॉस है शायद। हम्म। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ फिर वो पेएबल क्यों पूरा दिखाएगा। वो कहेगा हाँ। मैं पेएबल भी नहीं दिखा रहा, मेरा तो काम ही नहीं है ना, मेरा तो काम एसेट पे कमाना है। हम्म। मेरा तो रिसीवेबल पेएबल पे लॉस लेना काम ही नहीं है। हम्म। तो ऐसे किसी को कोई लॉन्ग टर्म हिट नहीं आएगी मेरे ख्याल से। और वर्स्ट ये होगा कि इसकी किताबें ही फाइनल नहीं होंगी, तो चाहे अगर गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेके बैठ गई कि आईएफआरएस 9 आप हमारा रिसीवर डिस्काउंट करो, तो शायद ऑडिटर ही ना माने। और ऑडिटर भी मान गया तो शायद इसकी अकाउंटिंग ही समझ में नहीं आएगी कि ओगरा क्या करेगा इस पे, तो चीजें फंस जाएंगी और कोई रिजल्ट ही अनाउंस नहीं करेगा। हम्म। सही। और सर अब जो है मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मंडे को क्या लग रहा है, मार्केट क्या लग रही है, थोड़ा सा इसके हवाले से, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। टॉपिक्स तो मैंने बड़ा हाँ आपको वो तो बता हो गई, दिए। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, टॉपिक्स का तो आपने पूरा पोर्टफोलियो जो है डिजाइन करके दे दिया है। अब मार्केट का थोड़ा सा व्यू बताएं, फिर एक सवाल है वो भी हम ले लेंगे क्योंकि टाइम बड़ा जो है शॉर्ट है जी सर। जी, मार्केट का देखिए, मार्केट में कोई फ्री फॉल नहीं आ रहा। हम्म। कोई 2-2% का फॉल नहीं आ रहा, 3% का फॉल नहीं आ रहा। हम्म। कोई 5-5 हजार पॉइंट डाउन नहीं हो रही मार्केट। हाँ हाँ। कोई तो अपेरेंटली कोई भी टेंशन नहीं है मार्केट में इस वक्त। ओके। और मैंने उसका मेन रीजन बताया कि फॉरेन कॉर्पोरेट क्यों के बाय कर रहा है। तो लोग भी ये देख रहे हैं कि यार मैं अपना माल क्यों छोड़ूं, पीछे बायर लग रहा है कि खड़ा हो गया आके। तो अपेरेंटली ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। और अब देखना है कि ये क्या बेस बन रही है। अपेरेंटली तो बेस बन रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक एक पेंसेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक पेंसेट हो सकती है मार्केट। मुझे लगता है इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता गई तो फिर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, सब बेच के फिर साइड पे बैठ जाना चाहिए। अच्छा, और सर अभी किसी ने सवाल भी ये किया है मैसेज पे कि ब्लू चिप्स में इनका पोर्टफोलियो है लेकिन वो जरा ऊपर रेट पे है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि एवरेज नहीं कर सकता, तो क्या करूं, सब बेच के दोबारा से नीचे वाले रेट से बाय कर लूं। देखिए बहुत रिस्की बात है यहाँ तो। सब बेचेंगे, 5,000 पॉइंट बढ़ गई तो आप क्या करेंगे। चलना तो ब्लू चिप नहीं होता है, खासकर जो मैंने अभी आपको 10 आइटम बताई। अगर आप टॉप 10 ऑफ KMI 30 भी ले लें तो हम्म। चलना तो उन्होंने ही है, क्योंकि जब ऐसे म्यूचुअल ही है। फंड ने खरीदना होगा तो उसकी मजबूरी है कि वो उसी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि हाँ। उसका बेंचमार्क ही वही है। तो हाँ। वो तो उसने तो पैसे ही वहीं डालने हैं। तो सही। आप फिर अगर 10 टॉप में इन्वेस्टेड हैं या फिर मेरा जो लिस्ट में इन्वेस्टेड हैं, तो हम्म। अगर आप जो है वो बेचेंगे तो और कल मार्केट चली तो यही सब बढ़े हुए होंगे। ऐसे आप ही। ये अनफॉर्चुनेट है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट तो ज्यादा जाहिर है, लोगों की 2 दफा 190 टच किया है मार्केट ने जी और जी नीचे जी। आई है। तो कोई भी इसलिए तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा कि नीचे दोबारा आ जाएगी। हम्म। तो अब तो होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बिल्कुल। जी उस्मान, अपना सवाल कर लें जल्दी से।
जी। अच्छा, एक तो ये कि बहुत ज़बरदस्त समझाते हैं, ये ऐसा लगता है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम इंसान नहीं है ये। तो कभी वक्त मिला तो सर बताइएगा अपनी क्वालिफिकेशन, लेकिन अभी बस मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, निशात मिल्स और एच कार। जी। अच्छा, निशात मिल्स जो है वो मेरे ख्याल से अब वही चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात की है ना, तो अंदर से एक जाग रहा है, तो थोड़ा मैं आपको ये बताऊं। देखें, जो कंपनी प्रॉफिट अगर 15% से ज्यादा अपनी बुक्स में ऐड करती है, तो वो कंपनी अपनी इक्विटी पे, तो वो कंपनी अच्छी कंपनी है। निशात में मेरे ख्याल से 20 या 22% ऐड करता है इसकी, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम्म। 400 के ऊपर है। और इसमें अगर जब ये ऐड करना चाहते, छोटा सा भी प्रॉफिट होता है, तो इसकी बुक्स में वो 15, आपकी मार्केट प्राइस पे वो 15% से ज्यादा रिटर्न देता है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि, तो आप अज्यूम करेंगे मार्केट में आप नहीं हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपकी वेल्थ कितनी इंक्रीज हो रही है, और आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी अगर कंपनी जो है वो कितनी अपनी वेल्थ इंक्रीज कर रही है, जाहिर है आपकी भी उतनी इंक्रीज होगी जितनी कंपनी इंक्रीज कर रही है। तो निशात में शायद 20% वेल्थ इंक्रीज करती है हर साल अपनी, तो करंट मार्केट प्राइस पे। तो इस हिसाब से तो निशात में बहुत अच्छा शेयर है, लेके बैठ जाए, प्राइस नहीं बढ़ती उसकी, ये अनफॉर्चुनेट है। देखें किसी टाइम पे बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। दूसरा एच कार है। एच कार देखें, कार्बन वाली जो कंपनीज है ना, जो 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 इस बिजनेस में है, जो अपना ईवी या हाइब्रिड नहीं ला रही हैं, मेरे ख्याल से वो कंपनीज किसी काम की नहीं है फॉर द फ्यूचर। तो हाइब्रिड ही हाइब्रिड और ईवी ही सारा फ्यूचर है। तो अनलेस कि इनका कोई प्लान आए सामने कि हम कोई हाइब्रिड ला रहे हैं, इनका देखें सिटी का मॉडल ड्यू है, ओवर ड्यू है, बहुत ओवर ड्यू है। मेरे ख्याल से 2 मॉडल्स स्किप कर चुके हैं ये। और इनका जो है वो इसका भी मॉडल शायद, ये तो फॉरेन फॉरेन लाते हैं ना सिविक का मॉडल, तो शायद ये सिविक या सिटी के मॉडल लाने की न्यूज किसी टाइम आ जाए और ये रेडी कर जाए। लेकिन उसके अलावा इनको अपनी हाइब्रिड या ईवी की पॉलिसी बतानी पड़ेगी कि ये कब लाएंगे। अदरवाइज इनके वो ज्यादा चली नहीं, जो इनकी एचआरवी आई थी, तो चली है, एक रीजनेबल चली है, लेकिन उस तरह नहीं चली। कंपटीशन बहुत है, तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत जी। शुक्रिया और थैंक यू सो मच सर फैसल, आपका थैंक यू। और जी। हमें जी। से जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।